हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज। और जो आपकी बिजनेस स्टडी की केस सीरीज़ चल रही थी, मैं उसी सीरीज़ में आगे चल रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम आपके अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर 7 निर्देशन की केस स्टडी को समझेंगे कि क्वेश्चन को कैसे समझा जाता है, ठीक है, कैसे अंडरस्टैंडिंग की जाती है और उसको कैसे पकड़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट कैसे आंसर देते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स की केस स्टडी की वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उनको देख लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कृतिका लिब्रा कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड में निम्न स्तरीय प्रबंध के पद पर नियुक्त हैं। कंपनी प्रतिदिन लगभग 50 लाख रुपए की बिक्री कर रही है। कंपनी ने उसको यह दायित्व दिया है कि उत्पादन का काम बिना रुकावट के चलते रहना चाहिए। प्रबंध संचालक ने उसे विशेषकर उत्पादन की गति व क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। वह अपना काम कुशलतापूर्वक कर रही है। उसकी ख्याति का एक सफल नेता है उसकी ख्याति एक सफल नेता की है। वह प्रत्येक निर्णय संबंधित लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही लेती है। उसके अधीनस्थ उससे बहुत खुश हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पैराग्राफ जो कि हमने पढ़ लिया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कृतिका द्वारा अपनाई गई नेतृत्व शैली की पहचान करें। तो नेतृत्व शैली बतानी है हमें। ठीक है, तो 7.4 का क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो 7.4 एक्सरसाइज थी जो कि नेतृत्व शैली पर आधारित थी। तो हमें ये बताना है कि इस पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा, तो इस पैराग्राफ में जो कृतिका है इसने कौन सी नेतृत्व शैली को अपनाया था। तो अब आपको इसके लिए नेतृत्व शैलियाँ याद होंगी। ठीक है, कौन कौन सी नेतृत्व शैलियाँ हैं? निरंकुश नेतृत्व शैली, जनतंत्रीय और स्वतंत्रीय नेतृत्व शैली। ठीक है, तो ये 3 नेतृत्व शैलियाँ हैं। तो इनमें से कौन सी नेतृत्व शैली है जो कि यहाँ पर लागू हो रही है, ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो इसने लास्ट वाली लाइन में हमने पढ़ा था, क्या किया था इसने कि संबंधित लोगों से जो भी निर्णय लेती थी संबंधित लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही लेती थी। इससे क्या होता था, उसके अधीनस्थ खुश रहते थे। तो ऐसी कौन सी नेतृत्व शैली है जिसमें आपस में या अपने कर्मचारी अपने अधीनस्थों से विचार विमर्श किया जाता है? कौन सी नेतृत्व शैली है? जनतंत्रीय। कौन सी? जनतंत्रीय। जनतंत्रीय नेतृत्व शैली है। ठीक है, जनतंत्रीय नेतृत्व शैली में ही जो है कि कर्मचारियों से अपने अधीनस्थों से विचार विमर्श करके काम या निर्णय लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, श्री राम लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सभी विभागीय प्रबंधकों को यह संदेश भेजा कि आज से उन्हें जो भी संदेश देना है वह लिखित में ही देंगे। यह सूचना सभी विभागों में पहुंच गई। कंपनी में इस आदेश का पालन आरंभ हो गया। कुछ ही दिनों में इसके दुष्परिणाम नजर आने लगे। मुख्य रूप से काम की गति धीमी हो गई। इस संदर्भ में जो कोई भी सीईओ को सुझाव देने के लिए जाता वह सभी को अनदेखा कर देता। ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ था। मतलब इसका ये है कि ये जो कंपनी है श्री राम लिमिटेड, इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जो उसने क्या किया, सभी विभागीय प्रबंधकों को यह बताया, यह संदेश भेजा कि वो आज से जो भी संदेश देना चाहते हैं वो लिख कर देंगे। ठीक है, और क्या हुआ फिर, इस आदेश का पालन होने लगा। कुछ ही दिनों बाद इसके दुष्परिणाम नजर आए। क्या थे वो? काम की गति धीमी हो गई। ठीक है, और कोई भी सीईओ के वो सुझाव देने जाता था वो, तो सीईओ क्या करता था, उन सभी को अनदेखा कर देता था। तो अब क्वेश्चन में क्या है, उपरोक्त अनुच्छेद में दी गई संदेश वाहन की 2 बाधाओं को पहचानिए। कौन कौन सी 2 बाधाएं हैं जो कि संदेश वाहन की इसमें है? इस पैराग्राफ में संदेश वाहन की कौन कौन सी 2 बाधाएं हैं? ठीक है, तो इसके लिए आपको बाधाएं याद होनी चाहिए। संदेश वाहन की बैरियर्स कौन कौन से, बाधाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था तो आपको याद होगा कि संदेश वाहन की बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए अब पैराग्राफ में चलते हैं और आंसर ढूंढ लेते हैं। श्री राम लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सभी विभागीय प्रबंधकों को यह संदेश भेजा। इस लाइन में तो कुछ खास नहीं है,
इस सूचना सभी विभागों में पहुंच गई। यहाँ से भी कुछ खास नहीं है, कुछ ही दिनों में इसके दुष्परिणाम नजर आने लग गए। ठीक है, इस लाइन में कुछ नहीं, यहाँ से है मुख्य रूप से काम की गति धीमी हो गई। काम की गति धीमी हो गई, ये कौन सी बाधा है? ये काम की जो गति है वो धीमी हो रही है, तो ये काम किसकी है? ये है संगठनात्मक बाधा, क्योंकि जो काम हो रहा है वो तो संगठन का है ना, तो ये संगठनात्मक बाधा है। ठीक है, तो पहला हो गया आपका संगठनात्मक बाधा। आगे चलते हैं। इसी संदर्भ में जो कोई भी सीईओ को सुझाव देने के लिए जाता वह सभी को अनदेखा कर देता। तो ये कौन सी बाधा है? ये है आपकी व्यक्तिगत बाधा। ठीक है, ये जो काम की गति धीमी हो गई ये संगठनात्मक बाधा है, और ये व्यक्तिगत बाधा है, जो सीईओ को जो सुझाव देने जाते थे वो उनको अनदेखा कर देता था। तो ये कौन सी बाधा है? ये व्यक्तिगत बाधा है। ठीक है, तो मैं आशा है मुझे कि जो मैं करवा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है और आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको संदेशवाहन की बाधाएं नहीं याद, तो सबसे पहले आप संदेशवाहन की बाधाओं को अच्छे से याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, क्योंकि 7th चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे केस स्टडी पर, संदेशवाहन की बाधाएं बहुत ज़रूरी उसमें आएंगी, हर बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, नरूला टायर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध संचालक ने विभागीय प्रबंधकों की एक मीटिंग की। इसमें सभी 5 विभागीय प्रबंधक सम्मिलित हुए। इस मीटिंग में प्रबंध संचालक ने ये कहा कि हमें वर्तमान कार्य को कुशलता से करने के साथ साथ भविष्य में अधिक जिम्मेदारी उठाने के काबिल भी बनना है। इसके लिए सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। सभी के सुझाव के आधार पर ही इस पर कार्यवाही का निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, प्रबंध संचालक ने प्राप्त सुझावों के आधार पर एक योजना तैयार की। 5 प्रबंधकों में से 3 ने इस योजना का पालन किया, लेकिन 2 ने इसकी परवाह नहीं की। ठीक है, क्या हुआ कि 5 जो थे उनमें से क्या किया कि 3 ने इस बात के ऊपर गौर किया, बात को समझा, लेकिन जो 2 थे उन्होंने इस योजना की परवाह नहीं की। ठीक है, तो अब क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित नियुक्तिकरण के घटक को पहचानिए। कौन सा घटक है? इसमें नियुक्तिकरण आ गया। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि हमें, अगर चैप्टर 7 है तो चैप्टर 7 से ही आंसर होंगे। यहाँ पर नियुक्तिकरण पूछा गया है। ठीक है, जो कि 6ठा चैप्टर है, तो इसलिए हमें हर एक चैप्टर को अच्छे से याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि केस स्टडी में सारे चैप्टर्स आपस में मिल जाते हैं, मिला जुला कर उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको नियुक्तिकरण का एक घटक बताना है। कौन सा घटक? इस पैराग्राफ में ऊपर बताया गया है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या बात किसके ऊपर चल रही है। ठीक है, यहाँ से पहली लाइन में तो ऐसा कुछ नहीं है। मीटिंग बुलाई, इसमें 5 सम्मिलित हुए। कहा कि मीटिंग में प्रबंधक संचालक ने कहा कि हमें वर्तमान कार्य को कुशलता से करने के साथ साथ भविष्य में अधिक जिम्मेदारी उठाने के लिए काबिल भी बनना है। इसके लिए सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। ठीक है, सभी के सुझाव के आधार पर ही यह निर्णय लिया जाएगा कि कार्यवाही किया जाएगा। ठीक है, इसके आगे की तो कुछ नहीं है। वो 5 ने क्या था, 5 में से 3 ने बात मानी, 2 ने नहीं मानी, ये है। तो क्या हुआ यहाँ पर, सभी के लिए जो सभी के सुझाव उसने आमंत्रित किए, मतलब कर्मचारियों से उसने सुझाव मांगे। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर, कर्मचारी विकास। क्या कर रहा है? कर्मचारी विकास। कर्मचारियों से वो उनके सुझाव मांगेगा, तो इससे क्या होगा कि कर्मचारियों के विकास होंगे, उनकी सोच शक्ति बढ़ेगी, उनका कंपनी की तरफ झुकाव बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये नियुक्तिकरण की घटक हैं, जिसको क्या कहेंगे हम, कर्मचारी विकास। तो ये हमने नियुक्तिकरण का घटक ढूंढ लिया। अगला प्रश्न, 2 प्रबंधकों ने अमल नहीं किया, क्या इस आधार पर यह मान लें कि संदेशवहन प्रक्रिया अधूरी रही? स्पष्ट कीजिए। जो 5 प्रबंधक थे, जिसमें से 2 प्रबंधकों ने क्या किया कि अमल नहीं किया। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या हम संदेशवहन की प्रक्रिया को अधूरी मान लें? मतलब कि जो 5 में से दो प्रबंधक थे जिन्होंने बात नहीं मानी, तो क्या उनके बात ना मानने से हम ये कह दें कि जो संदेशवहन है वो अधूरी है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इसके लिए आपको संदेशवहन की जो वो है डेफिनेशन, वो याद करना पड़ेगा, और वही बात यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर संदेशवहन की आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो इसका आंसर क्या होगा? जी नहीं,
दो प्रबंधकों के अमल नहीं करने के कारण हम संदेशवहन की प्रक्रिया को अधूरी नहीं मान सकते, क्योंकि संदेशवहन का अभिप्राय संदेश को समझने से है, ठीक है, ना कि बात माने या ना माने, उस पर कोई भी वो नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो बात माने या ना माने। संदेशवहन का मतलब होता है कि जो हम कह रहे हैं वो सामने वाला समझ ले, ठीक है, तो ये होता है संदेशवहन। तो यहाँ पर इसलिए क्या कहा जा सकता है, संदेशवहन प्रक्रिया को अधूरा नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। यहाँ किस नेतृत्व शैली का संकेत मिल रहा है? सीधी सी बात है, उसने सभी से सुझाव मांगे, तो सुझाव कौन से नेतृत्व शैली मांगते हैं? जनतंत्रीय नेतृत्व शैली में मांगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जनतंत्रीय नेतृत्व शैली, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। जेड लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसके दो डिवीजन हैं, प्लास्टिक बर्तन और स्टील बर्तन। अंगना गोयल प्लास्टिक डिवीजन तथा सोनाली राठी स्टील डिवीजन की मुखिया हैं, ठीक है। अंगना की यह आदत है कि वह सभी निर्णय स्वयं ही लेना चाहती है। उसकी सोच है कि उसके अधीनस्थ सही निर्णय नहीं ले सकते। इस सोच के कारण कर्मचारियों के मनोबल में गिरावट आई। कर्मचारियों के मनोबल में सुधार करने के लिए उसने संचालक मंडल के समक्ष अपने विभाग के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा। संचालक मंडल ने इसे स्वीकार कर लिया, ठीक है। ये तो थी अंगना की बात। अब दूसरी डिवीजन यानी सोनाली की बात कर लेते हैं। सोनाली की प्रकृति अंगना के बिल्कुल विपरीत है। उसकी अपने अधीनस्थों में पूरी आस्था है। वह प्रत्येक निर्णय अपने अधीनस्थों से विचार विमर्श के बाद लेती है। फलस्वरूप कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि हुई। इसका सीधा प्रभाव उसके निष्पादन पर पड़ा है। अपने कर्मचारियों के निष्पादन में और अधिक सुधार करने के लिए उसने एक लक्ष्य तक काम करने वालों को पदोन्नति का आश्वासन दिया है, ठीक है। तो ये दो डिवीजन की अलग अलग बात है। एक डिवीजन जो कि प्लास्टिक डिवीजन है, उसकी मुखिया कौन है? प्लास्टिक डिवीजन की अंगना गोयल है, और जो स्टील डिवीजन है उसकी मुखिया सोनाली हैं, सोनाली राठी हैं। तो इन दोनों डिवीजनों की अलग अलग बातें बताई गई हैं। जो अंगना है वो प्लास्टिक डिवीजन में क्या करती है कि वो सभी निर्णय खुद ही लेती है, क्योंकि उसको अपने कर्मचारियों पर विश्वास नहीं है कि वो सही निर्णय ले पाएंगे, जिससे क्या होता है कि कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि नहीं होती, ठीक है। सुधारने के लिए फिर क्या करती है वो, उनका जो वेतन होता है उसको बढ़ाने का प्रस्ताव सामने रखती है। और दूसरे डिवीजन में जो सोनाली है वो क्या करती है, वो अपने अधीनस्थों से पूरा विश्वास करती है, उनमें विश्वास रखती है और अधीनस्थों से विचार विमर्श के बाद ही कोई भी निर्णय लेती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है। यहीं तक वो नहीं रुकी, इसके आगे भी वो आगे चली और उसने कर्मचारियों के निष्पादन में और सुधार करने के लिए क्या किया, पदोन्नति का आश्वासन दिया उन्हें कि अगर आप और अच्छे से काम करेंगे तो आपकी पदोन्नति हम करेंगे। तो ये चीज़ें इन दोनों डिवीजनों में बताई गई हैं। अब पहला प्रश्न, कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले संगठन ढांचे को बताइए, पहचानिए। ये जो दो डिवीजन हैं, अंगना की और सोनाली की, इन दोनों डिवीजनों में कौन सा संगठन ढांचा अपनाया जा रहा है, यह बताना है। ये एक कंपनी है ना, जेड लिमिटेड, बहुराष्ट्रीय कंपनी है ये कंपनी। तो इस कंपनी के अंदर ये दो डिवीजन है, अंगना और सोनाली की। एक में क्या बनता है, प्लास्टिक का बनता है, और एक में स्टील का बर्तन बनता है। तो ये कौन सा डिवीजन है, संगठन ढांचा, कौन सा संगठन ढांचा है? तो 5वें चैप्टर की बात है संगठन। तो आपको पता ही होगा कि जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट एक कंपनी में बनते हैं तो वो कौन सा संगठन ढांचे में आता है, डिविजनल संगठन ढांचे में आता है। तो जी हाँ, इसका आंसर होगा डिविजनल संगठन ढांचा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी की दोनों डिविजनल प्रबंधक किस नेतृत्व शैली का प्रयोग कर रही है, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा था कि एक है जो अपने सारे निर्णय खुद लेती है, कर्मचारियों में विश्वास नहीं रखती, वो कौन थी, वो थी हम अंगना। अंगना क्या करती है कि वो सारे निर्णय खुद लेती है, ठीक है। उसका क्या मानना है कि उसके अधीनस्थ सही निर्णय नहीं ले सकते। तो ये कौन सी है, ऐसा कौन सा नेतृत्व है जो कि जिसमें नेता खुद ही सारे निर्णय लेता है, ठीक है। तो कौन सी है, निरंकुश, ठीक है ना, कौन सी है, निरंकुश नेतृत्व शैली। और दूसरे में सोनाली क्या करती है कि अपने अधीनस्थों से विचार विमर्श करती है और तब कोई भी निर्णय लेती है। तो इससे आपको पता लग जाता है कि दोनों में कौन कौन सी हैं। तो पहली वाली में
जो प्लास्टिक है डिवीज़न उसमें निरंकुश, और जो स्टील डिवीज़न है उसमें जनतंत्रीय नेतृत्व शैली। तो ये दोनों आंसर हमें पता लग गए। अब अगला प्रश्न, कंपनी किन अभिप्रेरणाओं पर ध्यान केंद्रित किए हुए है? जो कंपनी है वो किन अभिप्रेरणाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है? ठीक है, तो इसका आंसर हमें पीछे चलते हैं पैराग्राफ में और फिर से देखते हैं। तो पहले में वेतन भत्ते का प्रस्ताव दिया इसने। क्या किया है? कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए क्या किया है? उनके मनोबल में सुधार लाने के लिए वेतन वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। तो पहले डिवीजन से तो ये आ गया वेतन वृद्धि, और दूसरे डिवीजन में क्या किया इसने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या किया? अधिक सुधार करने के लिए क्या किया? पदोन्नति का आश्वासन दिया। तो ये दोनों हो गए इसके आंसर। क्या? वेतन भत्ते में वृद्धि और पदोन्नति। ठीक है, पदोन्नति को हम और क्या कह सकते हैं? पदोन्नति एक तरीके का कैरियर बढ़ोतरी अवसर हो सकता है, हो सकता है नहीं, होता है। ठीक है, तो हम पदोन्नति को कैरियर बढ़ोतरी अवसर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम कर्मचारियों की पदोन्नति करेंगे तो वो क्या होगा? उससे कर्मचारी का झुकाव कंपनी की तरफ बढ़ेगा और वो और अच्छे से अपना पूरा समय देगा अच्छे से काम को और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है? कर्मचारी का कैरियर बढ़ता है वो और आगे भविष्य में चलकर और अच्छे तरीके से काम करता है। तो इसलिए इसको कैरियर बढ़ोतरी अवसर भी कहते हैं। तो इन दोनों का आंसर आपको मिल गया, वेतन भत्ते में वृद्धि और कैरियर बढ़ोतरी अवसर। अब लास्ट प्रश्न, कंपनी का स्टील बर्तन डिवीजन अपने कर्मचारियों को कौन सा मूल्य प्रेषित कर रहा है? जो स्टील बर्तन डिवीजन है वो अपने कर्मचारियों का कौन सा मूल्य प्रेषित कर रहा है? देख लेते हैं पीछे। स्टील यानी सोनाली वाला, इसमें कौन सी बात को प्रेषित कर रही है? ये क्या हो रहा है इससे? कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि, ये पढ़ा ना हमने, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि हो रही है इस वाले में। और ऊपर वाले में क्या था? उनके में वृद्धि नहीं हो रही थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मनोबल में वृद्धि, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि यह प्रसारित हो रहा है। ठीक है, कर्मचारियों की इसमें कौन सी मूल्य प्रेषित हो रही है? कर्मचारियों की मनोबल में वृद्धि हो रही है। ठीक है, मनोबल वृद्धि, तो ये हो जाएगा इसका आंसर आपका। ठीक, तो ये यहाँ पर हो गया। ये आपका 5 नंबर का प्रश्न था। आप देख सकते हैं हमने कितने पॉइंट लिखे और आंसर हमारे पूरे सही जाएंगे। तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। प्रश्न को देखकर कभी नहीं डरना कि बड़ा है या कठिन है, पढ़ने के बाद आंसर देने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है आपका। भारत टेक्सटाइल लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिस्टर ओम साहूकार अपने एक मित्र की लड़की की शादी में गए हुए थे। वहां उन्हें उनका एक पुराना मित्र मिस्टर राम त्रिपाठी मिला जो एक दूसरी टेक्सटाइल कंपनी में वितरण प्रबंधक है। दोनों में गपशप शुरू हो गई। बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों अपनी कंपनियों की गुप्त जानकारियाँ साझा करने लग गए। मिस्टर त्रिपाठी ने मिस्टर साहूकार को बताया कि उनकी कंपनी के कुछ बड़े ग्राहक हमारी कंपनी से जुड़ते जा रहे हैं। वे सभी कंपनी के व्यवहार से नाराज हैं। साहूकार ने यह बात नोट कर ली। उसने कार्यालय में जाते ही पीए को बुलाया और कंपनी के कुछ बड़े ग्राहकों की तत्काल मीटिंग बुलाने के लिए कहा। साहूकार ने पीए को विस्तार से संदेश को समझाया। पीए ने संदेश का संक्षिप्त रूप तैयार किया और सभी ग्राहकों को ईमेल से भेज दिया। तुरंत ही ग्राहकों से संदेश पहुंचने व मीटिंग में उपस्थित होने के समाचार प्राप्त हो गए। ठीक है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, उपरोक्त अनुच्छेद में किन लोगों के मध्य औपचारिक व अनौपचारिक संदेशवहन हो रहा है? ठीक है, तो आपको इसमें यह बताना है कि किन किन लोगों के बीच में औपचारिक संदेशवहन हो रहा है और किन किन लोगों के बीच में अनौपचारिक संदेशवहन हो रहा होगा। तो मैं इससे पहले आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले आपको औपचारिक संदेशवहन और अनौपचारिक संदेशवहन पता होना चाहिए कि औपचारिक संदेशवहन क्या होता है और अनौपचारिक संदेशवहन क्या होता है। अगर आपको ये याद नहीं है अभी भी तो पीछे जाइए 7वें चैप्टर में 7.3 में शायद, उसमें जाकर ये दोनों चीज़ें पढ़ें और याद कर ले, क्योंकि केस स्टडी में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले औपचारिक संदेशवहन किसके बीच में हो रहा है। सबसे पहले लाइन पढ़ लेते हैं एक बार पैराग्राफ की फिर से। यहाँ पर तो कुछ नहीं है। शादी में गए हुए थे, वहाँ उनका एक पुराना दोस्त मिला मिस्टर राम त्रिपाठी जो एक दूसरी टेक्सटाइल में
काम प्रबंधक विपणन प्रबंधक था। ठीक है, दोनों में गपशप शुरू हो गई। अब ये गपशप शुरू हो गई मतलब राम त्रिपाठी, ठीक है, और मिस्टर साहूकार, इन दोनों में गपशप शुरू हो गई। तो यहाँ पर संदेश वहन तो हो रहा है, लेकिन कौन सा संदेश वहन हो रहा है, औपचारिक या अनौपचारिक? बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। औपचारिक हो रहा है या अनौपचारिक हो रहा है? तो इसका आंसर है आपका अनौपचारिक संदेश वहन। ठीक है, क्यों? क्योंकि औपचारिक संदेश वहन एक संगठन के अंदर चलती है, जिसे औपचारिक संदेश वहन कहते हैं। ठीक है, और अनौपचारिक संदेश वहन वो संदेश वहन होता है जो एक संगठन के बाहर चलता है, जिसे कोई भी अधिकार नहीं होता। ठीक है, तो ये एक संगठन के बाहर के लोग हैं। ये जो मिस्टर साहूकार हैं वो दूसरी संगठन के हैं, और जो राम त्रिपाठी हैं ये दूसरे कंपनी के हैं। तो अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो ये आपका अनौपचारिक संदेश वहन होगा। ठीक है, तो पहला आंसर मिल गया आपको, अनौपचारिक संदेश वहन किन किन के बीच में हो रहा है? तो मिस्टर ओम साहूकार और मिस्टर राम त्रिपाठी। लिखेंगे मिस्टर ओम साहूकार और मिस्टर राम त्रिपाठी, लिख देंगे आगे डैश डालकर, क्या? अनौपचारिक संदेश वहन। ठीक, अब आगे चलते हैं। बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों अभी इनके बीच में ही बात चल रही है, तो यहाँ तक तो कोई बात नहीं, अनौपचारिक है, कंपनी के से जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, वे सभी कंपनी के व्यवहार से नाराज हैं। यहाँ तक तो इन दोनों की बात चल रही है। साहूकार ने इस बात को नोट कर ली। ठीक, उसने कार्यालय में जाते ही पीए को बुलाया। ठीक, अब मिस्टर ओम साहूकार ने क्या किया, वापस अपनी कंपनी में आए और उन्होंने पीए को बुलाया अपने, और कंपनी में कुछ बड़े ग्राहकों की तत्काल मीटिंग बुलाने के लिए कहा। ठीक, तो यहाँ पर साहूकार मिस्टर ओम साहूकार और पीए, ये इन दोनों का जो वार्तालाप हो रहा है आपस में, इसको हम औपचारिक संदेशवहन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही कंपनी के कर्मचारी हैं, पीए हैं, जो भी हैं सदस्य हैं, एक ही कंपनी के सदस्य हैं। तो इन दोनों की जो बातचीत हो रही है, इसको हम औपचारिक संदेशवहन कहेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। साहूकार ने पीए को विस्तार से संदेश को समझाया। पीए ने संदेश को संक्षिप्त तैयार किया और ग्राहकों को ईमेल से भेज दिया। तो ये जो मिस्टर ओम साहूकार हैं और पीए, इन दोनों के बीच में क्या है? औपचारिक संदेश वहन है। और मिस्टर ओम साहूकार और राम त्रिपाठी के बीच में क्या है? अनौपचारिक संदेश वहन है। तो ये हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब अगला प्रश्न, संदेश वहन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को संकेत सहित पहचानिए। अब जो संदेश वहन प्रक्रिया है, उसके चरणों को हमें पहचानना है कि कौन कौन से चरण हैं, जो कि हम ऊपर पैराग्राफ में पीछे दिया हुआ है। ठीक है, तो वो चरण भी लिखने हैं हमें, और वो संदेशवहन प्रक्रिया भी लिखनी है। तो संदेशवहन प्रक्रिया भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको कौन सा आंसर दे पाएंगे। ये आपका जो प्रश्न है, ये टोटल 5 मार्क्स का है। 1 मार्क्स का ऊपर वाला है और नीचे वाला 4 मार्क्स का है। तो 4 नंबर की आपकी संदेशवहन प्रक्रिया आ गई। तो मैं आपको बोल देता हूँ एक बार फिर से कि अगर आपको संदेशवहन प्रक्रिया याद नहीं है तो याद कर लीजिए। तो चलिए अब हम इसका आंसर ढूंढते हैं पीछे। संदेशवहन प्रक्रिया, तो संदेशवहन प्रक्रिया तो एक संगठन के अंदर होती है, तो बात वहीं से देखेंगे जहाँ से संगठन के अंदर हुई। यहाँ से पीए को बुलाया, कंपनी के कुछ बड़े ग्राहकों की तत्काल मीटिंग बुलाने के लिए कहा। साहूकार ने पीए को विस्तार से संदेश को समझाया। पीए ने संदेश का संक्षिप्त रूप तैयार किया और सभी ग्राहकों को ईमेल से भेज दिया। तुरंत ही ग्राहकों से संदेश पहुंचने व मीटिंग में उपस्थित होने के समाचार प्राप्त हो गए। तो यहाँ से है पीए ने संदेश को, यहाँ से और लास्ट तक लाइन, इन्हीं लाइनों में क्या है? आपके संदेशवहन प्रक्रिया छिपी हुई है। संदेशवहन प्रक्रिया में सबसे पहला पॉइंट कौन सा आता है? प्रेषक, यानी कि संदेश भेजने वाला। तो यहाँ पर संदेश कौन भेज रहा है? पीए। तो ये हो गया आपका सबसे पहला पॉइंट, लिख देंगे प्रेषक और डैश लगा के लिख देंगे पीए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले संदेश भेजने वाला, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका संदेश। चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। सबसे पहले क्या आता है? प्रेषक। ठीक, तो प्रेषक कौन है? पीए, क्योंकि संदेश तो यही भेज रहा है। ठीक, अब उसके बाद आती है आपकी संदेश। ठीक है, संदेश क्या है इसमें? संदेश क्या है? तो संदेश सूचना भेज रहा है ना वो, तो सूचना भेज लिख देंगे यहाँ पर, सभा की सूचना, क्योंकि वो मीटिंग बुला रहा है। ठीक है, मीटिंग बुला रहा है ना वो, तो मीटिंग लिख देंगे यहाँ पर, सॉरी
सभा, सभा की सूचना, ठीक है, सभा की सूचना। अगला कौन सा पॉइंट है, जब हमने भेजने वाला मिल गया, संदेश मिल गया, उसके बाद होती है इनकोडिंग, मतलब संदेश बद्धता, मतलब जो सूचना बड़े उसमें होती है सूचना, उसको छोटे रूप में तैयार किया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े सूचनाओं को हम भेजने में टाइम लगता है, इसलिए सूचना को संदेश बद्धता कर देते हैं। संदेश बद्धता का मतलब सूचना को छोटा संक्षिप्त रूप में तैयार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, पीए ने संदेश का संक्षिप्त रूप तैयार किया है। तो ये हो गया आपका संदेश बद्धता, ठीक है, संदेशबद्धता भी हो गया। अब इसके बाद आगे अगला पॉइंट कौन सा है इसका, माध्यम, कि जो संदेश है वो किस माध्यम से जाएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ ईमेल से, ठीक है। तो आपका माध्यम भी मिल गया ईमेल। इसके बाद अगला पॉइंट कौन सा आता है, संदेश वाचन, ठीक है। तो संदेश वाचन कौन करता है, संदेश वाचन का मतलब होता है जिसको आप संदेश भेज रहे हैं वो उस संदेश को पढ़ना, ठीक है, मतलब जिसको भेजा है वो संदेश पढ़ ले, ठीक है। तो ग्राहकों को भेजा था तो ग्राहकों ने संदेश को पढ़ लिया, तो संदेश वाचन भी मिल गया आपका। उसके बाद क्या आता है, प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता कौन है, ग्राहक है, ग्राहकों को प्राप्त भी हो गया। उसके बाद क्या आता है, फीडबैक, प्रतिपुष्टि, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, संदेशवहन प्रक्रिया का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि। अगर आप ये पॉइंट लिखना भूल गए तो आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। तो फीडबैक को जरूर लिखें, प्रतिपुष्टि, क्योंकि बिना फीडबैक के पता ही नहीं चलेगा कि आपने जिसको संदेश भेजा है उसको मिला भी या नहीं मिला, क्योंकि जब तक वो फीडबैक देगा नहीं, आपको बताएगा नहीं कि संदेश मिल गया या नहीं मिला, तो आपको क्या पता उसके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो फीडबैक देना बहुत ज़रूरी होता है। तो फीडबैक का कैसे पता लगेगा, क्या हुआ यहाँ पर, तुरंत ही ग्राहकों से संदेश पहुँचने, मतलब उनके पास संदेश पहुँच गए और वह मीटिंग में उपस्थित होने, और उन्होंने यही बताया कि वो मीटिंग में उपस्थित हो रहे हैं, इसका समाचार उन्होंने प्राप्त हो गया, मतलब इन्होंने वापस पीए को बता दिया कि हम मीटिंग में उपस्थित हो रहे हैं और आपका समाचार हमें मिल गया है। तो ये फीडबैक होता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो अब आप हम मेरे को बताएंगे कमेंट करके कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसको हम फीडबैक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न सॉल्व हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पर संदेशवहन प्रक्रिया पढ़ ली, देख ली, ये आपका 4 नंबर की थी, ठीक है, संदेशवहन प्रक्रिया। अगर आप इसमें फीडबैक नहीं लिखते तो आपके 1 नंबर इसमें से काट लिए जाते, फिर आपको इसमें 3 नंबर ही मिलते। फीडबैक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है संदेशवहन प्रक्रिया का, तो कभी भी संदेशवहन प्रक्रिया लिखिए तो फीडबैक लिखना ना भूलें। तो यहाँ पर यह आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यह आपका लास्ट प्रश्न था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि इस स्टडी को कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे समझते हैं। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम ये पढ़ते हैं पैराग्राफ, तो पैराग्राफ पढ़ते समय ही आप इसमें लाइन टू लाइन जब पढ़ते हैं तो जहाँ जहाँ मेन बात आती है वहाँ वहाँ पर मार्क कर लीजिए, कि ऐसे गोल गोल मार्क लगा लिए करें, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ के दोबारा पैराग्राफ में आएंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगी कि यहाँ पे मार्क कर रखा है, मतलब कुछ मेन बात जरूर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पैराग्राफ पढ़ते समय अगर मार्क कर लेंगे तो दोबारा से क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर ढूंढने में आसानी होगी, टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से केस स्टडी पढ़ते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं मैंने आपको बता दिया, और कैसे आंसर देते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी, जो भी है कमेंट करें। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपकी अगली केस स्टडी के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।